ओके तो आज हम लोग आपके इनकम टैक्स बी कॉम फाइनल ईयर के या टैक्सेशन वाले अगर बी कॉम फर्स्ट ईयर भी होंगे तो उनके इनकम टैक्स है यूनिट 1 चैप्टर का नाम क्या है रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने जाएंगे। ओके तो सबसे पहला सवाल उठता है इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, क्या होता है इनकम टैक्स, टैक्स कितने टाइप के होते हैं ये हम लोग देख लिए थे। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था टेक्निकल वर्ड्स इनकम टैक्स के और उसके बाद बताया था पर्सन्स। पर्सन कौन कौन होता है एक बार रिवाइज कर ले। पर्सन का मतलब वो होता है जो इंडिया में टैक्स कौन कौन देगा, कौन कौन कमाता है और उसको टैक्स देना पड़ता है। तो पर्सन में क्या आता है, पहला इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल कमाएगा तो अपने इनकम पे टैक्स देगा। इसके बाद अगर कोई HUF कमाएगा तो वो अपने इनकम पे क्या करेगा, टैक्स देगा। कंपनी कमाएगा तो टैक्स देगा, फर्म कमाएगा तो टैक्स देगा, BOI कमाएगा तो टैक्स देगा, AOP कमाएगा तो टैक्स देगा। और क्या था अपना जुडिशियल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन या फिर लोकल अथॉरिटी कमाएगा तो टैक्स देगा। तो ये सभी टैक्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, इनको टैक्स देना पड़ता है। अब देखिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, इंडियन टैक्स सिस्टम। हमारा टॉपिक है इंडियन टैक्स सिस्टम। जो भी रूल्स रेगुलेशन हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग अपने देश के इंडियन टैक्स सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब आपके सामने मैं एक सवाल सामने रखता हूँ, एक एग्जाम्पल रखता हूँ। मान लो एक बंदा है, ये इंडियन सिटीज़न है, ठीक है, ये इंडियन सिटीज़न है। इसके बाद ये एक बंदा है, ये अमेरिकन सिटीज़न है, ये अमेरिकन सिटीज़न है। ओके ये इंडिया में रहता है, ये अमेरिका में रहता है। ये इनकम कमाता है, बोलो कौन से देश में टैक्स देगा, इंडिया में। ये अमेरिकन बंदा है, कमाता है, टैक्स कहाँ देगा, अमेरिका में। चलो ठीक है, मान लो इस अमेरिकन सिटीज़न का जो बिजनेस है वो अमेरिका में है, ठीक है, बिजनेस इन अमेरिका, इसका अमेरिका में बिजनेस है, ठीक, अमेरिकन बिजनेस है। ये इंडिया आया, ठीक, और पिछले 2 साल से इंडिया में ही रह रहा है, बिजनेस में सब वही है, कमाई उमाई सब वही है, लेकिन 2 साल से इंडिया में रह रहा है। बोलो क्या ये इंडिया में टैक्स देगा? नहीं देगा। अच्छा, या इंडियन बंदा, अच्छा एक और थोड़ा कंफ्यूज कर देता हूँ तुम लोग को। इंडियन बंदा अमेरिका जाता है, अमेरिका में जॉब करता है, ठीक है, जॉब कर रहा है, वहाँ से इनकम अर्न कर रहा है। बोलो ये कहाँ टैक्स देगा? अमेरिका में टैक्स देगा, इंडिया में नहीं देगा। दोनों जगह देगा, क्यों? सिर्फ इंडिया में ही देगा टैक्स। कौन? इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन बोल रहे हो कि इंडिया में टैक्स देगा? मैं बोल रहा हूँ कि इंडियन सिटीजन अमेरिका में जा रहा है, अमेरिका में रह रहा है, जॉब कमा रहा है, वहाँ से इनकम अर्न कर रहा है, कमा रहा है, ठीक, कहाँ टैक्स देगा बोल रहा हूँ मैं? अमेरिका में टैक्स देगा, इंडिया में नहीं देगा। नहीं देगा ना, चलो ठीक है, आप अपना अपना सोच बताओ, ठीक है। और मान लीजिए एक अमेरिकन बंदा है जिसका बिजनेस सब इनकम सब वहीं कमा रहा है, लेकिन 2 साल से इंडिया में रह रहा है, होगा ससुराल रहा होगा, पड़ा होगा, बोलो अमेरिका में ही टैक्स देगा, इंडिया में नहीं देगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप लोग? लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हो कि अमेरिका में ही टैक्स देगा इंडिया में? चलो ओके, देखें, कभी भी याद रखना, एक बात मैं आप लोग को बता रहा हूँ, सुनिए बात, नहीं कभी भी याद रखिएगा कि टैक्स लायबिलिटी मतलब टैक्स देने का जो दायित्व है उससे सिटीजनशिप से कोई वास्ता नहीं। चाहे वो इंडियन बंदा हो या फॉरेनर बंदा हो, कोई भी बंदा हो, कोई भी पर्सन क्यों ना हो, चाहे वो इंडियन कंपनी हो फॉरेन कंपनी हो, उसका सिटीजनशिप से कोई वास्ता नहीं। चाहे अमेरिकन हो, चाहे कोई भेदभाव नहीं, एलियन क्यों ना हो, कोई भेदभाव नहीं। सब के सब जो टैक्स पे जो SEC है वो इंडियन टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग सब इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर जो टैक्स लगता है वो सिटीजनशिप के बेसिस पे चार्ज नहीं होता। टैक्स जो लगता है वो रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे चार्ज होता है। किस बेसिस पे चार्ज होता है? रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे चार्ज होता है। जब भी टैक्स चार्ज होगा वो उनके रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे चार्ज होता है, मतलब वो कितना रहा है वहाँ पर, वो कितना रहा है वहाँ पर, इस बेसिस पे चार्ज होता है। ओके, अब वो किस बेसिस पे रहा है उस बेसिस पे चार्ज होता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? कोई दिक्कत? ठीक, तो देखो हमने पढ़ा था पर्सन टू पर्सन पढ़ेंगे कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, ठीक है। तो रहा, जितना रहेगा उतना टैक्स देगा। अब जैसे मैं बोलूँ आपको, जैसे मान लीजिए मिस्टर कोई भी बंदा है, जैसे फॉरेनर क्यों ना हो, अमेरिकन क्यों ना हो, कोई भी अमेरिकन बंदा क्यों ना हो, अगर वो इंडिया में रह रहा है, इंडिया में स्टे कर रहा है, मतलब यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। अच्छा, टैक्स जो बेसिस होता है ना वो रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे डिटरमाइंड होता है, प्लस वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करने के बेसिस पे डिटरमाइन होता है। कितना वो रहा वहाँ पर उस पर डिटरमाइन किया जाता है, और उसके रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, उसके एटमॉस्फेयर को जो यूज़ करेगा। हमारा देश इंडिया है ना, इसके एटमॉस्फेयर को यूज़ करेगा ना, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे कोई भी बंदा हो, अमेरिकन हो, कोई भी हो। होता है ना फॉरेनर क्रिकेटर लोग देखना IPL खेलने यहाँ आते हैं, IPL खेलते कमाते और यहाँ चले जाते हैं,
तो उनको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इंडिया के रिसोर्सेज को क्या किया, यूज़ किया, भले एक दिन क्यों ना रहा हो यहाँ पे, लेकिन रिसोर्सेज को यूज़ किए ना तो टैक्स देना पड़ेगा। तो एक बात दिमाग में बैठा लो कि जो टैक्स लाइबिलिटी है वो सिटीजनशिप से डिटरमाइन नहीं की जाती। आप सिटीजनशिप को बिल्कुल किनारे कर दोगे। किस बेसिस पे डिटरमाइन की जाती है, उसके उस बंदे के रहने वाले रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे डिटरमाइन की जाती है। क्लियर है आप लोगों को? कोई भी पर्सन हो, और वहाँ के एटमॉस्फेयर को यूज़ करने के बेसिस पे डिटरमाइन की जाती है। क्लियर है? ओके। अब सबसे पहला आज हम लोग बात करने जाएंगे रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस आज हम लोग देखेंगे किसका, इंडिविजुअल का, कि इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। एक इंडिविजुअल हमने पढ़ाया था ना, पर्सन, तो पर्सन में सबसे पहला क्या बात पढ़ाया था हमने आपको, इंडिविजुअल के बारे में पढ़ाया था। तो इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन किया जाएगा ये बात करेंगे अपन सेक्शन 6 में। ठीक है, देखो कोई भी इंडिविजुअल का जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है ऑर्डिनरली रेसिडेंट, दूसरा होता है नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, और तीसरा होता है नॉन रेसिडेंट, जो कभी इंडिया में रहा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और तीसरा नॉन रेसिडेंट। आई बात समझ में? यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो मैंने आपको बोला कि कोई भी बंदे का, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पर्सन का टैक्स डिटरमाइन किस बेसिस पे होता है, उसके रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे, प्लस वो इंडिया के एटमॉस्फेयर को यूज़ कैसे किया है। तो पता कैसे चलेगा कि इंडिया के एटमॉस्फेयर को यूज़ कर रहा है। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि वो इंडिया में रहा है, तो उसके लिए रूल है। सबसे पहला मतलब टैक्स देगा कि नहीं देगा, कैसे पता चल रहा है कि वो इंडिया के 100% एटमॉस्फेयर को यूज़ कर रहा है, थोड़ा बहुत यूज़ कर रहा है। तो बात आती है किस पे, रेसिडेंशियल स्टेटस पे। तो किसी भी इंडिविजुअल का, अभी हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल, सबसे पहला कौन होता है, इंडिविजुअल, जो हमने पहले पढ़े थे। कोई भी इंडिविजुअल, मैं, आप जैसे लोगों के बीच में आपके पिताजी होंगे, माताजी होंगे, इंडिविजुअल, उनका टैक्स लायबिलिटी कैसे डिटरमाइन होता है। तो सबसे पहला उनका रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तीसरा नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नंबर 1 ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ठीक है, ऑर्डिनरली रेसिडेंट, तो जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब एक प्रकार से उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं साधारण निवासी, हिंदी में से कहेंगे हम लोग साधारण निवासी। देखिए, कोई भी अगर बंदे को ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया में बनना है तो उसको 2 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। 2 कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन होता है बेसिक कंडीशन। क्या कहता है भाई बेटी, बेसिक कंडीशन। अच्छा, टैक्स कौन से भी इनकम पे लगता है, टैक्स कौन से इनकम पे लगता है, प्रीवियस ईयर के। प्रीवियस ईयर में जो कमाया उसका टैक्स कब दोगे, इस साल असेसमेंट ईयर में दोगे। तो आपका प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, अभी कौन सा सेशन चल रहा है, कल पढ़ाया था ना। असेसमेंट ईयर बेटा कौन सा, 2021-22 है ना। तो प्रीवियस ईयर कौन सा रहा होगा, 20-21 है ना। 20-21 जस्ट पिछले साल वाला रहा होगा, कितना, 20-21 रहा होगा। क्लियर है आप लोगों को? तो 20-21 साल में मतलब पिछले साल में, प्रीवियस ईयर में। तो सबसे पहला इसमें होता है बेसिक कंडीशन। तो बेसिक कंडीशन में सबसे पहला उसको कंडीशन पूरा करना है स्टे इन इंडिया, इंडिया में उसको रहना है एटलीस्ट 182 डेज और मोर, 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। कब, प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल, पिछले साल यानी साल 2020-21 के दौरान उसको कुल मिला के, पिछले साल 20-21 के दौरान उसको कुल मिला के 182 दिन या कम से कम उसको कितना दिन, 182 दिन या उससे ज़्यादा, सॉरी 182, एटलीस्ट 182 डेज, एटलीस्ट 182 डेज और मोर इंडिया में उसको क्या करना है, स्टे करना है। अगर वो कर देता है तो समझ लो उसने बेसिक कंडीशन क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया। क्लियर है आप लोगों को? आप बोलोगे सर अगर नहीं कर पाता है तो चलो ठीक है, वो बंदा इंडिया में, इंडिया के कहीं भी रह सकता है, जरूरी नहीं कि वो इंडिया के मतलब कभी एक ही जगह पे रहे, छत्तीसगढ़ में रहे तो छत्तीसगढ़ में रहे, कहीं भी रह सकता है, दिल्ली में भी रह सकता है, कहीं भी रह सकता है। और जरूरी नहीं कि कंटिन्यू 182 दिन रहे, कुछ दिन आया, फॉरेन से आया, 12-15 दिन रहा, फिर चला गया, फिर 1 महीना 2 महीना रहा, फिर चला गया, फिर 4 महीना रहा, फिर चला गया, ऐसे करके कुल मिला के 182 डेज होना चाहिए इंडिया में कहीं भी रहे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में अगर वो रह जाता तो क्या कर देता है, बेसिक कंडीशन को क्या कर देता है, फुलफिल कर देता है। अगर कहीं ना कर पाए तो उसके लिए एक और ऑप्शन है, नहीं कर पाए ना, चलो और एक ऑप्शन दे देते, थोड़ा सा रियायत दे देते, एक और ऑप्शन है। और या फिर अगर ये नहीं कर पा रहा तो उसके लिए एक रूल है स्टे इन इंडिया, इंडिया में उसको एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट 60 डेज, कितना दिन, 60 डेज और मोर,
60 डेज और मोर, कम से कम कितना 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, स्टे इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में उसको कम से कम 60 दिन इंडिया में क्या करना है, उस बंदे को स्टे करना है। कर दिया तो ठीक है, प्लस सिर्फ 60 से बात नहीं चलेगा, प्लस एटलीस्ट 365 डेज इन पास्ट प्रीवियस या प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं, पास्ट प्रीवियस ईयर इन 4 पास्ट प्रीवियस ईयर, सॉरी इन 4 पास्ट प्रीवियस ईयर। मतलब देखिए क्या है, उसको कम से कम देखो, अगर वो पिछले साल 180 डेज रह जाता तो फिर ये रूल का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है, रह जाता तो उसने बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दिया। अगर कोई बंदा इस रूल को फुलफिल नहीं कर पा रहा तो उसके लिए और एक ऑप्शन है, कम से कम उसको पिछले साल में 60 दिन इंडिया में क्या करना है, स्टे करना है। अगर वो कर दिया, प्लस सिर्फ इतने से बात नहीं चलेगी, प्लस ना, प्लस एंड बोल रहा हूँ, प्लस मैं और नहीं बोल रहा हूँ, प्लस एटलीस्ट 365 डेज इन पास्ट प्रीवियस ईयर। पास्ट प्रीवियस ईयर मतलब क्या है, 4 पास्ट प्रीवियस ईयर। मतलब देखो अपना प्रीवियस ईयर क्या है, ये 20-21 हमारा प्रीवियस ईयर है, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो 20 प्रीवियस ईयर वाले को छोड़ देना, उसका पिछला 4 साल बोलना, बोलो उसका पिछला 4 साल 19-20, सॉरी ये 20-21 था ना, हाँ 19-20, फिर 18-19, फिर 17-18, फिर 16-17, ये 4 साल, पिछला 4 साल प्रीवियस ईयर को छोड़कर उसका पिछला 4 साल। तो वही बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 365 डेज इन पास्ट 4 पास्ट प्रीवियस ईयर, 4 पास्ट प्रीवियस ईयर, मतलब पिछला साल छोड़कर उसके पिछले 4 साल में उसको कम से कम कितना दिन रहना है, 365 डेज, कुल मिला के 365 दिन है, उससे ज़्यादा रहना है। अगर फुलफिल कर देता है तो समझ जाओ उसने बेसिक कंडीशन क्या कर दिया, फुलफिल बन गया, ठीक है। और जैसे वो फुलफिल किया तो क्या अभी वो रेसिडेंट बना? नहीं, अभी तो नहीं बना सर, अभी नहीं बना, अभी और बचा है, ठीक है। तो ये बात हुआ किसकी, बेसिक कंडीशन की। तो जैसी बेसिक कंडीशन हो जाएगा तो फिर उसको और एक अग्नि परीक्षा से गुजरना है, और वो अग्नि परीक्षा क्या होगी, एडिशनल कंडीशन। उसको एडिशनल कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, उसको एडिशनल कंडीशन क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। अब उसको एडिशनल कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। क्या कहता है एडिशनल कंडीशन? सबसे पहला कंडीशन होता है ए, स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 730 डेज और मोर इन 7 पास्ट प्रीवियस ईयर, ठीक। एंड स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 times fulfills the rules of basic conditions in 10 past previous year या 10 preceding previous year। ये रूल है, ठीक है। देख लो भाई, अगर वो बेसिक कंडीशन पूरा कर दिया तो उसके लिए और एक ऑप्शन है, और एक चीज़ पूरा करना पड़ेगा, और वो होगा उसको एडिशनल कंडीशन। कौन सा पूरा करना पड़ेगा? एडिशनल कंडीशन। उसको स्टे इन इंडिया, उसको पिछले 7 सालों में, पिछले के पिछले प्रीवियस ईयर को छोड़कर उसके पिछले 7 सालों में, समझ गए ना, पिछले 7 सालों में कम से कम उसको 730 डेज और मोर रहना है इंडिया में, ठीक। अगर रह गया तो भी बात नहीं बनी, एंड प्लस उसको पिछले 10 सालों में, कितने सालों में, पिछले के पिछले 10 सालों में कम से कम 2 बार या उससे अधिक उसको बेसिक कंडीशन के कोई भी रूल क्या करना है, फुलफिल करना है। 182 डेज वाला, 182 डेज वाला पिछले के पिछले 10 सालों में उसको कम से कम पूरा करना है। अगर इसको फुलफिल कर देता है तो ये बंदा क्या कहलाता है, फिर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मतलब इतना कुछ इंडिया में रहा है, अब ये दुनिया के किसी भी कोने में रहे, दुनिया के किसी भी कोने में रहे, वो अंतरिक्ष में क्यों ना रहे, स्पेस पे क्यों ना रहे, चांद पे क्यों ना जाए, दुनिया में किसी भी जगह से या पूरे ब्रह्मांड में किसी भी जगह, पूरे यूनिवर्स में किसी भी जगह से कितना भी इनकम कमाएगा, उसको टैक्स क्या करना पड़ेगा, इंडिया में देना पड़ेगा। वो कहीं से भी कमाए, कैसे भी कमाए, कोई भी देश से इनकम कमाए, उसको इंडिया में तो टैक्स के लिए लायबल हो जाएगा, उसकी लायबिलिटी बन जाएगी कि इंडिया में उसको टैक्स देना है, क्योंकि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। क्योंकि भैया देखो ना, इतना दिन रह रहा है इंडिया में, पिछले साल पूरा 6 महीने से ऊपर रहा, फिर 7 साल से रह रहा था, फिर इतना रह रहा, तो इतना इंडिया का एटमॉस्फेयर तो यूज़ किया होगा, पूरा इंडिया का पूरा इंडिया का एटमॉस्फेयर को यूज़ करा होगा, तभी तो इतना रहा है, तभी तो कमा रहा है। तो कमा रहा तो बेटा टैक्स क्या कर दे, यहाँ पर दे दे। तू कहीं और भी दे रहा होगा, अलग मैटर है, लेकिन यहाँ तो देखो टैक्स क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? सबसे पहला होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो देखो ये बात थ्योरी में भी लिखने को आता है, प्रैक्टिकल तो हम लोग इसका बनाएंगे ही बनाएंगे भी क्वेश्चन। ये बात तुम लोग के एग्जाम में थ्योरी में लिखने को भी आएगा
कि ऑर्डिनरी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस किस प्रकार डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखो कैसे लिखोगे। ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सबसे पहला रेसिडेंशियल स्टेटस पहला क्या होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है किसी को भी, तो उसको कौन सा रूल फुलफिल करना पड़ेगा, पहला बेसिक कंडीशन। क्या रूल है, चलो बोलो एक बार। पिछले साल में, प्रीवियस ईयर में कम से कम उसको 182 दिन या उससे अधिक उसको इंडिया में स्टे करना है। अगर कर दिया तो समझ जाओ उसने क्या कर दिया, रूल को फुलफिल कर दिया। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहा तो फिर उसके लिए और एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है बताओ, कम से कम उसको प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहना। ठीक है ना भाई, तू 180 डेज नहीं रह पा रहा ना, चल प्रीवियस ईयर में 60 डेज रह के दिखा दे। प्लस पिछले के पिछले 4 सालों में 4 पास्ट प्रीवियस ईयर में उसको 365 दिन इंडिया में क्या करना है, स्टे करना है। अगर ये रूल फुलफिल कर दिया तो मतलब उसने बेसिक कंडीशन क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया। जैसे ही कर दिया तो फिर हम किधर जाएंगे, एडिशनल में जाएंगे। जैसे ही हम एडिशनल में गए तो उसको कम से कम, एडिशनल का क्या रूल है, पहला 2 रूल पूरा करना पड़ेगा। 2 रूल, पहला स्टे इन इंडिया, उसको कम से कम 730 दिन या उससे अधिक और मोर उसको 7 सालों में रहना है। प्रीवियस ईयर को छोड़कर उसके पिछले 7 सालों में, ठीक रहना है। रह दिया तो फिर और एक ऑप्शन पूरा करना है उसको, और एक दूसरा कंडीशन पूरा करना है उसको। पिछले के पिछले 10 सालों में 2 बार, कम से कम 2 बार बेसिक कंडीशन वाला रूल को क्या करना, फुलफिल करना। मतलब 182 डेज वाला फिर 60 डेज वाला। अगर कर दिया तो बंदा क्या कहलाएगा, 100% एटमॉस्फेयर यूज़ किया। ठीक, अच्छा ओके। तो हमने आपको बोला, हमने आपके लिए ऑप्शन रखा है कि या तो रबड़ी खा लो या जलेबी खा लो, या तो रबड़ी खा लो या कर लो, क्या खा लो, जलेबी खा लो। ठीक है, अगर आपने रबड़ी खा ली तो जलेबी की आवश्यकता नहीं है, और रबड़ी नहीं खा पा रहे हो तो भैया ठीक है, जलेबी कम से कम खा लो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए सिर्फ रबड़ी का ही ऑप्शन होता है, जलेबी का ऑप्शन नहीं होता। मतलब ये वाला 180 डेज वाला ऑप्शन होता है, ये वाला ऑप्शन नहीं होता। तो कौन होते हैं ऐसे लोग, ऐसे 3 लोग होते हैं, मालूम, ऐसे 3 लोग होते हैं। सबसे पहला, जिनके लिए 180 डेज वाला रूल एप्लीकेबल होता है इंस्टीड ऑफ 60 डेज। ठीक है, जगह नहीं मेरे पास लिखने को, मैं थोड़ा मतलब पहले लिख लो फिर मैं बाद में लिखाता हूँ। पहले लिख लो फिर मैं अच्छे से लिखाता हूँ। ठीक है, लिख लो, पहले नोट कर लो। देखिए, तो सबसे पहले देखो रेसिडेंशियल स्टेटस में क्या सीखे कि अगर हम लोग को ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है तो उसको बेसिक कंडीशन एंड एडिशनल कंडीशन, ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, उस बंदे को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर वो इंडिविजुअल दोनों के दोनों को फुलफिल कर देता है तो बंदा क्या कहलाता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दुनिया के किसी भी कोने में जाकर पैसा कमाए, इंडिया में तो टैक्स भैया उसको देना पड़ेगा, क्योंकि उसने इंडिया के 100% एटमॉस्फेयर को यूज़ किया है। इस बात का प्रामाणिकता है। ओके देन नेक्स्ट, अब नॉन रेसिडेंट कैसे बनता है। देखो, ऐसा कोई भी बंदा जिसने बेसिक कंडीशन तो फुलफिल कर दिया, बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दिया, 180 डेज वाला रूल फुलफिल कर दिया या 60 डेज वाला रूल फुलफिल कर दिया, ठीक है, परंतु वो बंदा बेचारा एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया, एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया, देन इट विल बी ट्रीटेड एज नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आई बात समझ में कि नहीं आई, इट विल बी और ही विल बी और शी विल बी ट्रीटेड एज नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझ में आया, मतलब बेसिक कर दिया बट एडिशनल नहीं कर पाया, कम रहा। अब एडिशनल का क्या रूल लिख सकते हो, अगर एग्जाम में उसको थोड़ा सा बड़ा करना तो कैसे कर सकते हो, मैं तो सीधा शॉर्ट में बता दिया। अब अगर एग्जाम में को बड़ा करना तो इसको तो पूरा लिख लोगे, लंबा चौड़ा पूरा। अब इसका कैसे लिखोगे, तो बेसिक कंडीशन का लिख देना, फुलफिल्स 180 डेज मोर देन, सब लिख देना। और एडिशनल कंडीशन में क्या लिखोगे, स्टे इन इंडिया एटलीस्ट ना लिखना, लेस देन 730 डेज, लेस देन 730 डेज। समझ में आया, और नॉट फुलफिल द 2 टाइम्स ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट रूल। ठीक है, इसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ओके, ये हो जाता है, क्लियर है। ठीक, अब बात करते हैं नॉन रेसिडेंट। तो नॉन रेसिडेंट का क्या मतलब है, जो बंदा बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पाया तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, एडिशनल मत जाना, भले एडिशनल पूरा कर दे, फर्क नहीं पड़ता। जो बंदा बेसिक ही नहीं कर पा रहा है तो तुरंत नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। तुरंत क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट, मतलब इंडिया के एटमॉस्फेयर को यूज ही नहीं किया उसने, 0 एटमॉस्फेयर यूज किया, इंडिया में रहा ही नहीं, वो ये माना जाएगा कि वो इंडिया में रहा ही नहीं है, जो नॉन रेसिडेंट है। आई बात समझ में कि नहीं आई, कोई दिक्कत। ठीक, तो बेसिक कंडीशन, एडिशनल, कोई दिक्कत, दिमाग में बैठ गया तो बैठ गया। ठीक है, अच्छा, मैंने बोला कि हाँ, बेसिक कंडीशन के लिए मैंने 2 रूल बताया आप लोग को। सबसे पहला कंडीशन क्या बताया कि उसको कम से कम 180 डेज वाला रहना है, और दूसरा क्या मैंने ऑप्शन दिया, 60 डेज, और मोर वाला मैंने ऑप्शन दिया 365 डेज। दोनों में से कोई एक फुलफिल कर दे। लेकिन हमारे देश में ऐसे 3 बंदों के लिए सिर्फ ये वाला रूल एप्लीकेबल होगा, 180 डेज वाला, 60 डेज वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन कौन बंदे भैया ऐसे, नंबर 1, ठीक है, ऐसा कौन बंदा, सबसे पहला ऐसा कोई बंदा जो इंडियन सिटीजन है, क्या है,
फॉरेनर सिटीजन नहीं, कौन है? इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है और इंडिया को छोड़ रहा है, लेफ्ट इंडिया, टू लेफ्ट इंडिया, टू लेफ्ट इंडिया, इंडिया को छोड़ रहा है, इंडिया के बाहर जा रहा है, इंडिया को छोड़ रहा है, इंडिया के बाहर जा रहा है, बट किस काम से बाहर जा रहा है? फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, एम्प्लॉयमेंट पर्पस से बाहर जा रहा है, फॉर एम्प्लॉयमेंट। वो क्यों, किस पर्पस से बाहर जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से बाहर जा रहा है, काम के पर्पस से कहाँ बाहर जा रहा है। अभी काम का पर्पस ऐसा नहीं सरकारी नौकरी के लिए जाए, जॉब के लिए जा रहा हो या गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहा हो या फिर वो अपना कुछ अपना फिल्म की शूटिंग करने जा रहा हो या क्रिकेट खेलने जा रहा हो, मतलब काम काज के सिलसिले में जा रहा है। काम कैसा भी हो सकता है, क्रिकेट खेलने जा रहा है, फुटबॉल खेलने जा रहा है या फिल्म की शूटिंग करने जा रहा है, किसी पर्पस जा रहा है, काम के सिलसिले में जा रहा है ना भाई, बिजनेस के सिलसिले में जा रहा है ना। अगर इंडिया को वो क्या कर रहा है, लेफ्ट कर रहा है, लेकिन किस पर्पस से? काम के पर्पस से इंडिया को छोड़ के जा रहा है, तो वैसे बंदे के लिए 180 डेज रूल एप्लीकेबल होगा इंस्टीड ऑफ 60 डेज। आई बात समझ में? नंबर 2, पहला वो बंदा, नंबर 2 ऐसा कोई भी इंडियन ओरिजिन, ऐसा कोई भी क्या इंडियन ओरिजिन। अब बोलोगे सर ये इंडियन ओरिजिन कौन होता है? इंडियन ओरिजिन किसको बोलते हैं मालूम है? जिसके जैसे देखिए अभी आप अगर मान लीजिए ये मिस्टर मोहन है, सपोज ये मिस्टर मोहन है, ये मिस्टर मोहन है, ये मान लीजिए इंडिया में पैदा हुआ। कहाँ पैदा हुआ? ये इंडिया में पैदा हुआ। बोलो कहाँ का सिटीज़न है? इंडिया का सिटीज़न है। अब ये अमेरिका गया, वहाँ कामकाज किया, वहाँ काम किया रहा, वहाँ पे बहुत साल, 10 साल 12 साल हो गए उसको वहाँ पे रहते, काम वाम करते। वहाँ कोई गोरी पसंद आ गई और वहाँ शादी करके बस भी गया। वहाँ का क्या बन गया? वो सिटीज़न। अब वो इंडिया का सिटीज़न नहीं रहा, अब इतने साल से वहाँ गायब ही हो गया, यहाँ चला गया। पहले इंडिया पैदा हुआ था तो सिटीज़न था, वहाँ चला गया तो वहाँ क्या बन गया? वहीं अमेरिका का होकर रह गया, गया लड़का हाथ से, ठीक। तो अमेरिका ही में ही रह रहा है, वहीं पे कमा खा रहा है, सिटीज़न भी वहीं का बन गया, ठीक। अब मिस्टर मोहन और जो भी नाम रहा होगा, है ना, मिसेज़ मोहन, जो भी मिसेज़ मोहन रही होगी, उनका एक बेटा या बेटी हुई, ठीक है। अब वो जो पैदा हुई तो वो क्या कहलाएगी? उसकी जो भी सन या डॉटर रही होगी, सन या डॉटर जो भी रही होगी, उसका जो भी बच्चा रहा होगा वो क्या कहलाएगा? अमेरिकन सिटीज़न। जो पैदा हुआ वहाँ पे तो क्या कहलाएगा? अमेरिकन सिटीज़न। समझ में आया क्या कहलाया? अमेरिकन सिटीज़न कहलाया, ठीक। तो ये अमेरिकन सिटीज़न कहला रहा है, बट इस ऐसे बंदे को क्या बोलेंगे? इंडियन ओरिजिन कहेंगे, भारतीय मूल। हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय मूल। भारतीय मूल मतलब ये है कि कोई भी ऐसा, कोई भी बंदा, ऐसा कोई भी फॉरेनर सिटीज़न कह सकते हैं एक प्रकार से, ऐसा कोई भी फॉरेनर सिटीज़न जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में जन्म लिए थे या अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिए थे। इंडिया में जन्म लिए थे या अनडिवाइडेड? अनडिवाइडेड क्यों बोल रहा हूँ मैं? बिफोर पार्टीशन इंडिया पहले एक था ना, बाद में पार्टीशन हुआ इंडिया का, तो मतलब अनडिवाइडेड इंडिया में भी जन्म लिए थे कभी, तो ऐसे बंदे को अपन इंडियन ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे बंदे को? इंडियन ओरिजिन। तो कोई इंडियन ओरिजिन है, समझ गए? इंडियन ओरिजिन सिटीजन यहाँ का नहीं, फॉरेनर सिटीजन है, बट उसके जैसे इंडियन ओरिजिन बोले तो तुम्हें समझ जाना कि हाँ यार इसके जो पेरेंट्स रहे होंगे या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स रहे होंगे या इनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी रहा होगा, वो इंडिया में जन्म लिया होगा, इंडिया का सिटीजन रहा होगा, चाहे वो अनडिवाइडेड इंडिया क्यों ना हो, तो वो इंडियन ओरिजिन है। तो ऐसा इंडियन ओरिजिन इंडिया आया है, लेकिन क्या करने आया? काम के सिलसिले में नहीं आया, घूमने के लिए आया है। तो उसके लिए भी कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? 180 डेज वाला। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गया समझ में? ठीक, ओके, मिटा दूँ? ओके। इसके बाद नंबर तीसरा बंदा होता है, तीसरा बंदा होता है और वो होता है क्रू मेंबर, मेंबर इन इंडियन शिप, इंडियन शिप, एनी क्रू मेंबर इन इंडियन शिप, एनी क्रू मेंबर इन इंडियन शिप। क्रू मेंबर समझते हो? कई बार देखना शिप में अपन घूमने जाते हैं, शिप में देखना, शिप में कई लोग काम भी करते हैं, घूमने भी जाते हैं। तो अब देखो जैसे कि क्या होता है, अमेरिका के लिए निकले, मतलब आप अमेरिका या तो बाय एयर जा सकते हो, बाय एयर जाओगे कितने घंटे पहुंच जाओगे? 24 घंटा का समय लगता है, शायद 15 घंटा लगता है, 12-15 घंटा लगता है ना। वही शिप से जाओगे तो महीनों लग जाता है, पता कर लेना, मेरे को पता नहीं है, पता कर लेना, महीनों लग जाता है पहुंचने में। शिप से जाओगे, बाय शिप समुद्र के रास्ते से जाओगे तो आपको 15 कम से कम 1 महीना 2 महीना लगेगा, पता कर लेना कितना। आजकल तो अच्छे अच्छे शिप आ गए, हो सकता है स्पीड बढ़ गया होगा तो अलग बात है। तो जैसे टाइटैनिक में ऐसा होता था, महीनों निकल जाते। तो कई बार क्या होता है उसमें, शिप में क्या होते हैं, क्रू मेंबर होते हैं। अब देखो वो लोग निकल गए यहाँ से, अब इंडिया में वो लोग कितने दिन से नहीं रह रहे हैं, महीनों वो समुद्र में है, जैसी मतलब बाहर निकल रहे तो जो रोज़ डेली समुद्र देख रहे हैं, मतलब मज़ा आता होगा नहीं रहने, मस्त मस्त। कभी जाना वाना हुआ तो शिप में जा सकते, बहुत मज़ा आएगा। तो बढ़िया मस्त निकल रहे, बाहर देख रहे, चारों तरफ पूरा कोई पेड़ पौधे नहीं दिखाई दे रहे, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र, चारों तरफ कितने मतलब महीनों, 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना समुद्री समुद्र अपन लोग को दिखाई दे रहा है।
पागल हो जाओगे देख देख के, है ना। तो ऐसा बंदा, इसको बोलते हैं क्रू मेंबर इन इंडियन शिप, कोई फॉरेनर शिप नहीं, इंडिया के शिप में अगर कोई क्रू मेंबर है तो इसके लिए कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, सिर्फ और सिर्फ 182 दिन वाला, जो क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखेंगे। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एप्लीकेबल द रूल ऑफ 182 डेज इंस्टीड ऑफ 60 डेज, मतलब 60 डेज के जगह आपको कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, 182 दिन वाला रूल क्या होगा वहाँ पे एप्लीकेबल होगा ये 3 लोगों के लिए। मतलब वही होगा ना, हमने ऑप्शन रखा था रबड़ी खा लो या फिर क्या खा लो, जलेबी खा लो, लेकिन मैंने बोला नहीं तुम तो बेटा सुबह क्या खाओगे, रबड़ी खाओगे, जलेबी नहीं खा सकते तुम। बस वही कहानी है यहाँ पे, आई बात समझ में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या सीख लिया कि जो इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस किस प्रकार डिटरमाइन किया जाता है वो हमने सीख लिया। ठीक, एग्जाम में प्रैक्टिकल में तो बनाने को आएगा, थ्योरी में भी क्या आएगा, लिखने को आ सकता है। ठीक है, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं नंबर 2 HUF की बात करते हैं। HUF मतलब क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कैसे पता चलेगा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंडिया के एटमॉस्फेयर को यूज़ किया है कि नहीं किया, इंडिया में रहा है कि नहीं रहा, वो कैसे पता चलेगा, तो देखो ऐसे पता चलेगा। ये भी क्या हो सकता है, या तो देखो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है, या फिर ये भी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है, या फिर क्या होता है, नॉन रेसिडेंट। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी रेसिडेंट की बात करते हैं। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट में वही कहानी है, बेसिक कंडीशन में शॉर्ट में लिख लो चलेगा ना, बेसिक कंडीशन फुलफिल करेगा और प्लस क्या करेगा, एडिशनल कंडीशन फुलफिल करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, दोनों के दोनों फुलफिल करेगा वो ऑर्डिनरी कहलाएगा। जो बंदा बेसिक तो फुलफिल कर देगा, इसमें दोनों करेगा, बेसिक तो फुलफिल कर दिया बट एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया, वो नॉट ऑर्डिनरी कहलाएगा। और जो बंदा बेसिक ही नहीं कर पाया तो आगे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, एडिशनल को आपको देखना ही पाप है, उसको क्या कहेंगे, नॉन रेसिडेंट कहेंगे। आई बात समझ में, ठीक है, ओके ओके ओके। अब सवाल उठता है सर इनका बेसिक कंडीशन क्या होगा, इनका एडिशनल कंडीशन क्या होगा। तो सबसे पहले बेटा बेसिक कंडीशन हम लोग बात करते हैं किनके लिए, HUF के लिए हम लोग बात करते हैं। बेसिक कंडीशन क्या होता है, तो बेसिक कंडीशन इसका ये होता है कि 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ फैमिली इज 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ फैमिली इन इंडिया। मतलब इस फैमिली का कंट्रोल 100% कंट्रोल, थोड़ा बहुत भी 100%, ओके सॉरी 100% और पार्शली मतलब क्या, थोड़ा बहुत, 100% या थोड़ा बहुत भी कंट्रोल अगर इंडिया से होता है, मैनेजमेंट इंडिया से होता है, तो ऐसे को अपन क्या कहते हैं, ऐसे को हम लोग कहेंगे क्या, बेसिक कंडीशन फुलफिल कर देगा वो बेसिक कंडीशन क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया। इसमें दिन नहीं गिनना है, सीधा बेसिक कंडीशन क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया। और नंबर 2 बात करेंगे किसका, एडिशनल कंडीशन। तो एडिशनल कंडीशन में क्या करोगे, एडिशनल कंडीशन में फिर आप कैसे करोगे, तो एडिशनल कंडीशन में आपको पूरी फैमिली का नहीं देखना है। फैमिली में एक मेन मेंबर होता है ना, कर्ता बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कर्ता। फैमिली का जो मुखिया होता है ना, जो टैक्स लायबिलिटी देने का पूरा जिम्मेदारी उठाता है, कर्ता जो मेन हेड होता है फैमिली का, उसको बोलते हैं अपन लोग कर्ता। क्या कहते हैं, कर्ता। हिंदी में भी कर्ता, इंग्लिश में भी कर्ता, एक प्रकार से बोल सकते हैं मेन मेंबर। ठीक है, तो उस बंदे का आप एडिशनल कंडीशन में उस बंदे का, जैसे इंडिविजुअल में देखते थे ना, एज इंडिविजुअल एडिशनल कंडीशन, एज इंडिविजुअल एडिशनल कंडीशन। तो जैसे अभी हम देखते थे ना, एडिशनल कंडीशन किसमें, उसमें बेसिक इंडिविजुअल वाला नहीं देखते 730 दिन और एटलीस्ट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाला रूल, तो वो वाले रूल को आपको देखना है इसमें। समझ में आया, कर्ता का मतलब पहला कंट्रोल देख लो और दूसरा आप क्या देख लो कि उसका कर्ता 730 दिन रहा है कि नहीं रहा है, वो देख लीजिए, दैट्स इट। आई बात समझ में, हो गया उसका फुलफिल। ठीक है, नॉन रेसिडेंट कब कहलाएगा वो, और नॉन रेसिडेंट कब कहलाएगा, ये तो हो गया मैनेजमेंट कर रहे हो तो बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दिया। तो नॉन रेसिडेंट के लिए बेसिक अब कैसे पता चलेगा भाई कि मतलब वो बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो जब बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है, चलो यहाँ लिख देता हूँ, नॉन रेसिडेंट के लिए क्या होगा, 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ फैमिली आउटसाइड इंडिया। कहाँ से हो रहा है उसका 100% कंट्रोल और मैनेजमेंट, इंडिया के बाहर से हो रहा है। तो फिर बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा तो एडिशनल में जाने का सवाल ही नहीं उठता। आई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करो। ओके, इसके अलावा मैंने पर्सन के बारे में बताया था, कौन कौन सा पर्सन था इसके अलावा याद करो। फर्म था, याद है, पार्टनरशिप फर्म, या फिर क्या BOI, या फिर कौन AOP,
या फिर कौन, आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, और बोलो नहीं, कंपनी को फिलहाल अभी छोड़ दो, बस ये सब याद आया, लोकल अथॉरिटी सब जितना अदर, कंपनी को छोड़ के बाकी सब अदर। तो इन लोगों का कंडीशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, या तो ये लोग बेसिक कंडीशन कहलाएंगे, या तो ये बेसिक, सॉरी इनके लिए दो कंडीशन है, सॉरी, या तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएंगे, या इसको रेसिडेंट भी कह सकते हो आप लोग। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बुरा तो नहीं मान रहे हो ना आप लोग, चलो ठीक है, ओके। और दूसरा या तो फिर क्या होगा, नॉन रेसिडेंट, क्या होगा, या तो नॉन रेसिडेंट, ठीक है, या तो ऑर्डिनरी होगा वो नॉन रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी नहीं होता। हो सकता है एग्जाम में ये भी लिखने को आ जाए, अगर ऑप्शनल पेपर आएगा तो हो सकता है ये भी आ जाए कि भाई ये सब जो है ना फर्म, बीओआई, ओपी, आर्टिफिशियल पर्सन जो भी अदर होते हैं वो या तो रेसिडेंट होंगे या फिर नॉन रेसिडेंट होंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होते। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट सिर्फ एचयूएफ और इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। तो देखो बेसिक कंडीशन कैसे पता चलेगा, इन लोग का एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन इनको फुलफिल करना है 100%, इनका बेसिक कंडीशन एक ही है, इनका जो बेसिक कंडीशन है वो एक ही कंडीशन है, एंड दैट इज योर 100% और पार्शली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इन इंडिया। इनके बिजनेस का या जो भी है इनका जो सिचुएशन, जो भी बिजनेस है, बीओआई जो भी है, सारा का सारा कंट्रोल या थोड़ा बहुत भी कंट्रोल कहाँ होना चाहिए, इंडिया में। अगर है तो बॉस ये बेसिक कंडीशन है। 101% ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, दुनिया के किसी भी कोने में रहे अपने प्रॉफिट पे टैक्स देगा ही देगा। समझ में आया कि नहीं आया, देगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अपन नेक्स्ट अगला होता है इसका नॉन रेसिडेंट। तो नॉन रेसिडेंट में क्या होता है, जो पूरा नहीं कर पाए, मतलब क्या है, 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स आउटसाइड इंडिया, अफेयर्स आउटसाइड इंडिया। कहाँ से भैया, सारा का सारा काम इंडिया के बाहर से होता है। तो समझ जाना वो क्या है, नॉन रेसिडेंट है। क्या है वो फॉर्म, एचयूएफ, बीओआई जो भी है वो सब क्या है, नॉन रेसिडेंट है, दैट्स इट, ठीक। अगर वो एटमॉस्फेयर यूज़ करेगा तो टैक्स देगा, अदरवाइज वो टैक्स नहीं देगा। क्लियर आप लोगों को, ओके। देन फाइनली क्या बच गया था हम लोगों का, कंपनी। देख लो भाई कंपनी के साथ क्या है, कंपनी भी या तो रेसिडेंट होगा यानी कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, या फिर वो नॉन रेसिडेंट होगा, वो भी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होता है। कंपनी के साथ भी यही होता है, या तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है या तो फिर वो नॉन रेसिडेंट होता है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो होता नहीं है, ठीक। कैसे पता चलेगा कि कंपनी रेसिडेंट है, तो बेटा उसके लिए उसको बेसिक कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, और उनका बेसिक कंडीशन होता है, वो बेसिक कंडीशन सेम ऐसे ही होता है। पहला कंडीशन होता है 100% और पार्शली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इन इंडिया। अगर जो भी थोड़ा बहुत भी कंट्रोल या थोड़ा बहुत भी मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है तो वो कहलाएगा, या रजिस्टर्ड, क्या रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। तो वो इंडियन कंपनी एक्ट में, यानी इन शॉर्ट इंडियन कंपनी एक्ट में क्या होना चाहिए, वो बंदा रजिस्टर्ड चाहे 2013 हो या 1956 हो, ठीक है। रजिस्टर्ड है तो वो कंपनी क्या कहलाएगी, रेसिडेंट कहलाएगी, ठीक है। और नॉन रेसिडेंट क्या कहलाएगा, इसी के जस्ट अपोजिट कर दो, क्या बोलेंगे, 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स आउटसाइड इंडिया। इंडिया के कहाँ से होना चाहिए, बाहर से है, और या फिर रजिस्टर्ड अंडर द अदर कंपनीज एक्ट, रजिस्टर्ड अंडर द अदर कंपनीज एक्ट एक्सेप्ट इंडिया को छोड़कर कोई भी अदर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है तो फिर वो क्या कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। तो इस प्रकार बेटा हमने कल के क्लास में पर्सन के बारे में जान लिया कि कौन कौन पर्सन टैक्स देगा और कैसे टैक्स देगा, किस कंडीशन पे टैक्स देगा, ठीक है। इंडिविजुअल टैक्स देगा तो किस कंडीशन पे टैक्स देगा, इंडिया में अगर वो रहा होगा तो कहीं भी रहे तो टैक्स देगा, वो उसके रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे टैक्स देगा। किस बेसिस पे टैक्स देता है, वो अपने रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे टैक्स देता है। और रेसिडेंशियल स्टेटस हर एक 7 टाइप्स ऑफ पर्सन का हमने रेसिडेंशियल स्टेटस क्या कर लिया, डिटरमाइन
कर लिया। इसको अच्छे से जाइए घर में एक बार रिवाइज करिएगा। कल से हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे बुक नहीं लिए वो बुक परचेस कर लेंगे। ओके, थैंक यू, नोट करके जाइएगा।